गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीकॉम पार्ट प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन उद्यमिता के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे और अपन ने 8 प्रकार की चर्चा की थी कि उद्यमिता 8 प्रकारों में बांटी जा सकती है, क्लासिफाई किया जा सकता है उद्यमिता को। और 8 प्रकार जो मैंने आपको बताए थे वो थे व्यावसायिक क्रिया के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा प्रकृति के आधार पर, चौथा सोच या दृष्टिकोण के आधार पर, पांचवा आकार के आधार पर, छठा भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर, सातवां उद्यमिता के स्थान के आधार पर और आठवां और अंतिम था उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर। तो ये 8 अपन ने प्रकार देखे थे उद्यमिता के, जिसमें अपन ने पहले 2 प्रकारों पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जिसमें कि व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमिता को अपन ने 5 भागों में बांटा था। औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक उद्यमिता, सेवा उद्यमिता, कृषि उद्यमिता और मिश्रित उद्यमिता। और स्वामित्व के आधार पर भी अपन ने पढ़ लिया था निजी उद्यमिता, सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता, संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता और सहकारी उद्यमिता। तो ये अपन ने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, व्यावसायिक क्रिया के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब अपन नंबर 3 पर चलते हैं आज, प्रकृति के आधार पर। तो जहाँ तक प्रकृति के आधार पर उद्यमिता का सवाल है, तो प्रकृति के आधार पर उद्यमिता को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला नैतिक उद्यमिता, नैतिक या रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है नवीन उद्यमिता या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। अब नैतिक उद्यमिता से तात्पर्य ऐसी उद्यमिता से है जिसमें केवल सामान्य उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। मतलब नैतिक जो उद्यमिता है वो ऐसी उद्यमिता है जो केवल सामान्य उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित होती है। इसमें प्रायः दैनिक प्रबंधकीय कार्यों पर ही जोर दिया जाता है। इसमें नवाचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी इनोवेशन पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता। केवल दैनिक जो प्रबंधकीय कार्य हैं, मैनेजरियल वर्क्स हैं, उन पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसी उद्यमिता जो होती है, इसलिए उसमें न्यूनतम जोखिम ही पाई जाती है। तो ये होती है नैतिक उद्यमिता। नैतिक का मतलब रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें रूटीन के काम किए जाते हैं, जिसमें रूटीन के दैनिक प्रबंधकीय कार्यों का संचालन किया जाता है। कोई नवाचार पर विशेष ध्यान दिया नहीं जाता, और क्योंकि कोई नवाचार वगैरह नहीं होता, इसलिए ऐसी उद्यमिता में जोखिम भी है जो वो न्यूनतम पाई जाती है। इसके विपरीत दूसरी है नवीन उद्यमिता या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। नवीन उद्यमिता से तात्पर्य ऐसी उद्यमिता से है जिसका सरोकार कुछ सृजनात्मक कार्य करने से होता है। मतलब जिसका सरोकार किससे होता है? कुछ सृजनात्मक कार्य, समथिंग कंस्ट्रक्टिव करने से होता है। ऐसा उद्यमी जो होता है नवाचार के अवसरों को खोजता है तथा कुछ ना कुछ नया करने, अब नया क्या करेगा? नवीन तकनीक को अपनाने या नवीन एवं अपरिचित संसाधनों को अपनाने, अथवा नवीन उत्पादों का निर्माण करने या नवीन बाजारों को खोजने का काम करता है। तो ये नवीन उद्यमिता कहलाती है। तो प्रकृति के आधार पर उद्यमिता 2 प्रकार की हुई, नैतिक यानी रूटीन और नवीन उद्यमिता यानी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। तो नैतिक में तो वही रूटीन कार्य किए जाते हैं, दैनिक प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, उसमें कोई जोखिम नहीं होती, और ऐसी उद्यमिता में नवाचार वगैरह पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता। जबकि इसके विपरीत जो नवीन उद्यमिता है, नवीन उद्यमिता का तात्पर्य ऐसी उद्यमिता से है जिसका सरोकार कुछ सृजनात्मक कार्य करने से होता है। और ऐसी उद्यमिता में उद्यमी क्या करता है? नवाचार के साधन खोजता है, चाहे वो नया उत्पादन करे वस्तु का, चाहे कोई नए रॉ मटेरियल से कोई सामान बनाए, या नवीन उत्पादों का निर्माण करे, या नवीन बाजारों की खोज करे, इत्यादि इत्यादि। तो ये 2 प्रकार हुए प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिंकिंग और एटीट्यूड। अब उद्यमिता को अपनाने वाले जो लोगों की सोच या उनके दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सोच के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग या एटीट्यूड। तो उद्यमिता को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता, ट्रेडिशनल और इवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता, मॉडर्न और रिवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप। अब जहाँ तक परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता का सवाल है, जिस उद्यमिता में परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से
सामान्य गति से अपनाया जाता है। मतलब ऐसी उद्यमिता जिसमें कि परिवर्तनों को सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से, सामान्य गति से अपनाया जाता है, जोखिम न्यूनतम अपनाया जाता है, जोखिम बिल्कुल न्यूनतम उठाया जाता है, नवाचार का कोई प्रयास नहीं किया जाता, उसे परंपरागत उद्यमिता कहते हैं। मतलब कि वो उद्यमिता जिसमें परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं सामान्य गति से अपनाया जाता है। मतलब ऐसी उद्यमिता है जिसमें जो परिवर्तन जब आते हैं तो उन परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से और सामान्य गति से अपनाया जाता है, जोखिम को न्यूनतम उठाया जाता है, जोखिम बिल्कुल न के बराबर उठाई जाती है, तथा नवाचार का प्रयास ही नहीं किया जाता, जिसमें इनोवेशन का कोई स्थान नहीं होता, उसे परंपरागत उद्यमिता के नाम से हम जानते हैं। ऐसी उद्यमिता में परिवर्तनों के अनुरूप शीघ्र परिवर्तन करने की लालसा नहीं होती। मतलब ऐसी इस प्रकार की जो उद्यमिता होती है उसमें परिवर्तनों के अनुरूप जैसे ही कोई चेंजेस आते हैं शीघ्र परिवर्तन करने की लालसा नहीं होती, बल्कि परिवर्तनों को सामान्य रूप से धीरे धीरे अपनाया जाता है। फलतः ऐसी उद्यमिता को हम क्रमागत विकासात्मक उद्यमिता भी कहते हैं। क्रमागत विकासात्मक उद्यमिता भी इस प्रकार की उद्यमिता को कहा जाता है। ऐसी उद्यमिता में शोध एवं विकास को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। मतलब इस प्रकार की जो उद्यमिता होती है परंपरागत, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और विकास को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता और न ही नवाचार करने पर कोई विशेष बल दिया जाता है। ऐसी उद्यमिता के परिणामस्वरूप नवप्रवर्तक एवं सृजनात्मक कार्य की गति अत्यंत धीमी होती है। मतलब इस प्रकार की उद्यमिता को जो अपनाते हैं तो वहाँ पर नवप्रवर्तन की और सृजनात्मकता की गति जो है वो अत्यंत ही धीमी होती है। तो ये होती है परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता, ट्रेडिशनल और इवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से सामान्य गति से अपनाया जाता है, कोई जोखिम नहीं उठाया जाता, नवाचार का प्रयास नहीं किया जाता, उसे हम परंपरागत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। दूसरा है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। जिस उद्यमिता में नवाचार एवं सृजनात्मकता को तीव्र गति से अपनाया जाता है उसे आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। मतलब बिल्कुल परंपरागत उद्यमिता के जो विपरीत है, जिसमें कि नव प्रवर्तनों को या नवाचार को या सृजनात्मकता को तीव्र गति से अपनाया जाता है, उसे हम आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता के अपनाने वाले उद्यमकर्ता नए उत्पादों को जन्म देने एवं नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मतलब इस प्रकार के जो उद्यमित होते हैं वे नए प्रकार के उत्पादों को जन्म देने या नवीन तकनीकों को अपनाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे उद्यमकर्ता अपने क्रियाकलापों में तीव्र गति से आवश्यक परिवर्तन करते हैं। मतलब इस प्रकार के जो उद्यमकर्ता होते हैं वे अपने क्रियाकलापों में तीव्र गति से आवश्यक परिवर्तन करते हैं, फलतः उन्हें सामान्य से अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। अब जहाँ पर आप देखते हैं कि तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और वो तीव्र गति से परिवर्तनों को अपना भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जोखिम भी उनको ज़्यादा उठानी पड़ती है। अब हम अगर बात करें अमेरिका की, जापान की या कई यूरोपीय देशों की, तो वहाँ ऐसी उद्यमिता का विकास हो रहा है। यूरोपीय देशों में या अमेरिका में हम कह सकते हैं या जापान में मतलब इस प्रकार की उद्यमिता का विकास हो रहा है। इसीलिए ये राष्ट्र जो है औद्योगिक दृष्टि से बहुत अग्रणी बने हुए हैं। और हमारे देश में कुछ युवा उद्यमी इस प्रकार के हैं उद्यमकर्ता जो इस प्रकार की उद्यमिता के पक्षधर माने जाते हैं। तो ये सोच या दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण देखा अपन ने, जिसमें परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता देखी और आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता का अपन ने अध्ययन किया। तो अपन ने अभी तीसरा देखा प्रकृति के आधार पर, चौथा सोच या दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। अब पांचवा है आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। अब आकार के आधार पर भी उद्यमिता को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है लघु स्तरीय उद्यमिता, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है बृहद स्तरीय उद्यमिता, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। अब पहले देख लेते हैं लघु स्तरीय उद्यमिता क्या है। लघु स्तरीय उद्यमिता नाम से स्पष्ट है, जो उद्यमिता छोटे पैमाने पर अपनाई जाती है, मतलब बहुत छोटे से स्केल पर अपनाई जाती है तथा जिसमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, उसे हम लघु स्तरीय उद्यमिता कहते हैं। मतलब जो छोटे पैमाने पर अपनाई जाती है और जिसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, उसे हम लघु स्तरीय उद्यमिता कहते हैं। इस प्रकार की उद्यमिता को अपनाने में जोखिम भी बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि बहुत कम पैसा लगा होता है तो जोखिम भी बहुत कम पाई जाती है। लघु स्तरीय उद्यमिता के कारण कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, मतलब लघु स्तरीय जो उद्यमिता है इसको अपनाने के कारण कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, लघुत्तर एवं लघु उद्योगों, सहायक उद्योगों आदि का विकास अधिक होता है।
इसमें रोजगार की भी व्यापक संभावनाएं पाई जाती हैं। ऐसी उद्यमिता लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबन प्रदान कर सकती है। इसमें पूंजी के संकेंद्रण की भी संभावना नहीं रहती। तो ये इसके फायदे हैं लघु स्तरीय उद्यमिता के। तो लघु स्तरीय उद्यमिता क्या हुई? ये वो उद्यमिता हुई जिसमें कि छोटे पैमाने पर उद्यमी अपना उद्यम स्टार्ट करता है, बहुत कम पूंजी से करता है, जिसमें जोखिम बहुत कम पाई जाती है। और लघु स्तरीय उद्यमिता के कारण जो है कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास होता है, लघुतर एवं लघु उद्योगों का विकास होता है, सहायक उद्योगों का विकास होता है और इससे रोजगार की संभावनाएं व्यापक पाई जाती हैं। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन भी इस प्रकार की उद्यमिता प्रदान करती है और इसमें पूंजी के संकेंद्रण की संभावना नहीं रहती, मतलब पूंजी के सेंट्रलाइजेशन की संभावना इस प्रकार की उद्यमिता में नहीं रहती है। नेक्स्ट है बृहद स्तरीय उद्यमिता या लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। जिस उद्यमिता को अपनाने से बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, मतलब बड़े पैमाने पर जिसमें उत्पादन होता है और जिसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता महसूस होती है, उसे ही बृहद स्तरीय उद्यमिता कहते हैं। मतलब जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो और जिसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता हो, उसे हम बृहद स्तरीय उद्यमिता के नाम से जानते हैं। और ऐसी उद्यमिता को अपनाने पर जोखिम भी बहुत अधिक उठानी पड़ती है। क्यों जोखिम अधिक उठानी पड़ती है? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा जोखिम होगा, जितना कम पैसा इन्वॉल्व होगा उतना कम जोखिम होगा। अब लघु स्तरीय उद्यमिता में क्योंकि पैसा कम होता है इसलिए जोखिम भी कम होती है। बृहद स्तरीय उद्यमिता में क्योंकि पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा होता है तो जोखिम भी अधिक होती है। तो इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है और पूंजी भी बहुत लार्ज स्केल पर लगाई जाती है, तो उसमें हम बृहद स्तरीय उद्यमिता कहते हैं। और इस प्रकार की उद्यमिता को अपनाने पर जोखिम भी बहुत ज़्यादा होती है। बृहद स्तरीय उद्यमिता वस्तुतः पूंजी प्रधान उद्यमिता होती है। मतलब बृहद स्तरीय उद्यमिता जो है वो वस्तुतः पूंजी प्रधान उद्यमिता होती है। इसे अपनाने पर संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों, कच्चे माल आदि में भारी पूंजी निवेश करना पड़ता है। मतलब अगर आप इस प्रकार की उद्यमिता को अपना रहे हैं तो इसमें भारी मात्रा में आपको संयंत्र, मशीन, उपकरणों और कच्चे माल आदि में पूंजी निवेश करना पड़ता है। इनमें कार्यभार भी अधिक हो जाता है। फलतः विशाल संगठन की स्थापना करनी पड़ती है जिसमें उद्यमी के साथ साथ अनेक प्रबंधक एवं कर्मचारी भी कार्य करते हैं। तो ये हुई लघु स्तरीय उद्यमिता एवं बृहद स्तरीय उद्यमिता, जिसका कि वर्गीकरण अपन ने आकार के आधार पर किया। अब छठा है भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अब भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर भी वर्गीकरण उद्यमिता का किया जा सकता है और इसको हम विशेष रूप से दो भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है केंद्रीकृत उद्यमिता, सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है विकेंद्रित उद्यमिता या डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब केंद्रीकृत उद्यमिता क्या है? किसी मतलब नाम से स्पष्ट है, जब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो जब किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की ओर ही उद्यमिता अधिक आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। मतलब यदि उद्यमिता किसी एक पर्टिकुलर विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की ओर अधिक आकर्षित होती है तो उस प्रवृत्ति को हम केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश नवीन औद्योगिक व्यापारिक उपक्रम उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। फलतः उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का तो विकास अधिक होने लगता है, किंतु इससे देश के असंतुलित विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब संकेंद्रित उद्यमिता या केंद्रित जो उद्यमिता है, इसमें क्या होता है, जब उद्यमिता किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की ओर ही अधिक आकर्षित होने लगती है या प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे केंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। और इसके परिणामस्वरूप अधिकांश नवीन औद्योगिक व्यापारिक आदि उपक्रम उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने लगते हैं। फलतः उस भौगोलिक क्षेत्र का तो आर्थिक विकास अधिक हो जाता है, किंतु देश के असंतुलित विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये फायदे नुकसान दोनों हैं। केंद्रीकृत उद्यमिता के विकास के पीछे कई कारण हैं। मतलब केंद्रीकृत उद्यमिता क्यों होती है विकसित, इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। जैसे मेन क्या है कि इनमें सबसे प्रमुख कारण है कि वहाँ उपलब्ध सुविधाएं, कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। जहाँ आधारभूत ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जहाँ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ या आधारभूत सुविधाएं या अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं,
वहाँ उद्यमिता केंद्रित होने लगती है। तो कुल मिलाकर केंद्रीकृत उद्यमिता वहाँ है जहाँ किसी एक विशेष स्थान पर उद्योगों की स्थापना होने लगती है। और उसका कारण क्या है कि वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो सब उद्योग उसी स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक ही जगह पर सारे उद्योग धंधे आ जाते हैं, तो उद्योगों को आपस में फायदा मिलता है इसका। और नुकसान यह है कि विकास तो तेजी से उद्योगों का होता है, एक स्थान पर आने से उद्योगों का तो आर्थिक विकास तेजी से होता है, या उस क्षेत्र का तो भौगोलिक विकास तेजी से हो जाता है, लेकिन इससे देश का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि देश का संतुलित औद्योगिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र का औद्योगिक विकास होता है जहाँ पर कि उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, लेकिन संपूर्ण देश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है, या देश का असंतुलित विकास की ओर चला जाता है। अब है विकेंद्रीकृत उद्यमिता, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जब उद्यमिता देश या प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसे विकेंद्रित उद्यमिता कहते हैं। मतलब जब उद्यमिता पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में नहीं होती, बल्कि देश के या प्रदेश के संपूर्ण हिस्से में पाई जाती है या आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसे विकेंद्रित उद्यमिता कहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जब पाई जाती है जब आधारभूत, ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं सभी प्रदेशों में लगभग समान प्रकार की होती हैं। मतलब विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहाँ होती है? जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, या जो अन्य सुविधाएं हैं, वो पूरे देश में या पूरे प्रदेश में सामान्य प्रकार की होती है, सभी जगह एक जैसी सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ पर उद्यमिता विकेंद्रित पाई जाती है। लेकिन यदि देश में जो सुविधाएं हैं वो यदि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक सीमित स्थान तक ही है, या आधारभूत सुविधाएं किसी एक स्थान तक ही सीमित हैं, तो वहाँ पर फिर आपको केंद्रीकृत उद्यमिता देखने को मिलती है। और विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर कि सारी ढांचागत सुविधाएं सभी प्रदेशों में लगभग समान प्रकार की होती हैं। तो उद्यमिता की ऐसी प्रवृत्ति के कारण देश के संतुलित आर्थिक विकास होता है। मतलब विकेंद्रीकृत उद्यमिता के कारण से देश का आर्थिक विकास जो है वो संतुलित होता है, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा पूंजी के केंद्रीकरण की संभावना नहीं रहती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर। छठा, सातवां है उद्यमिता के स्थान के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब उद्यमिता के स्थान के आधार पर उसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है ग्रामीण उद्यमिता या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है शहरी उद्यमिता या अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रामीण उद्यमिता क्या है? जब ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को अपनाया जाता है तो उसे ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। सीधी बात है, अगर कोई उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई जा रही है, तो उसे हम ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब ग्रामीण क्षेत्रों में नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है तो उसे ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। ग्रामीण उद्यमिता अपनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो गांव में जन्म ले, ये आवश्यक नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जो गांव में जन्म लेगा वही ग्रामीण उद्यमिता को अपना सकता है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी उद्यमिता के कारण गांवों में उपक्रमों की स्थापना होती है। ग्रामीण उद्यमिता के लिए बहुत ही अल्प पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर कोई उद्यमिता अपना रहे हैं तो उसमें पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी उद्यमिता के विकास के लिए कोई विशेष ढांचागत सुविधाओं की भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई इनके लिए कोई न तो कोई पूंजी बहुत ज़्यादा चाहिए, न कोई विशेष पूंजीगत ढांचे के लिए पैसा चाहिए। ऐसी उद्यमिता के अपनाने वाले उद्यमकर्ता स्थानीय संसाधनों से ही कुछ नया एवं सृजनात्मक कार्य कर लेते हैं। मतलब जो इस प्रकार की ग्रामीण उद्यमिता को अपनाते हैं वो जो ग्रामीण संसाधन होते हैं उन संसाधनों में कोई नया एवं सृजनात्मक कार्य कर लेते हैं। और ऐसी उद्यमिता के कारण स्वावलंबन एवं कार्य स्वतंत्रता उद्यमिता के कारण को बढ़ावा मिलता है। मतलब इस प्रकार की उद्यमिता को अपनाने से स्वावलंबन या स्वतंत्रता वाली उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। तो ये हुई ग्रामीण उद्यमिता। तो ग्रामीण उद्यमिता का मतलब क्या हुआ? जो उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती है उसे ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता और गाँवों में जो साधन होते हैं उन्हीं साधनों को अपनाकर उद्यमिता का काम किया जाता है। दूसरी है इसकी शहरी उद्यमिता या अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप। अर्बन जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका मतलब क्या है कि जब उद्यमिता शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है तो उसे हम शहरी उद्यमिता कहते हैं। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई जाती है उसे हम ग्रामीण कहते हैं, और जो उद्यमिता शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है उसे हम शहरी उद्यमिता के नाम से जानते हैं। और ऐसी उद्यमिता शहर की जो म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं, नगर पालिका की जो सीमाएं हैं या डाक सीमा, पोस्टल लिमिट है,
उसमें ही विकसित होती हैं। शहरी क्षेत्रों में जो उद्यमिता होती है वो पूंजी प्रदान होती है, उसमें पूंजी बहुत ज़्यादा खर्च होती है और वर्तमान में स्वचालित एवं कंप्यूटर नियंत्रित उत्पादन प्रणालियों को अपनाया जाता है। मतलब वर्तमान में हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग ज़्यादा देखते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड मशीनों का हम उपयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। किंतु ऐसी उद्यमिता के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे शोर प्रदूषण हो, वो सब बढ़ जाता है या उस प्रकार का खतरा प्रदूषण का बढ़ जाता है। यही कारण है कि वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार सामान्यतः उद्योगों को शहरी सीमा में स्थापित करने की अनुमति कम से कम दी जाती है। केवल पोल्यूशन को ध्यान रखते हुए, चाहे वो शोर का पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो जल पोल्यूशन हो और किसी प्रकार का पोल्यूशन हो, इन सब चीज़ों के कारण से आजकल उद्योग धंधों को शहरों में खोलने की अनुमति प्रायः कम दी जाती है। तो ये हुआ 7वां क्लासिफिकेशन उद्यमिता के स्थान के आधार पर। तो उद्यमिता के स्थान के आधार पर इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, ग्रामीण उद्यमिता और शहरी उद्यमिता। अब अंतिम रह जाता है उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मतलब संख्या के आधार पर भी उद्यमी का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उद्यमिता का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो संख्या के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता, सोल और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा समूह उद्यमिता, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा जीवन साथी सह उद्यमिता, को ओनरशिप। तो पहला इसमें है एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता। जब कोई एक अकेला व्यक्ति ही उद्यमिता को अपनाता है तो उसे हम एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई एक व्यक्ति ही उद्यमिता को अपनाता है, अकेला व्यक्ति, तो उसे हम एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसी उद्यमिता कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, स्त्री भी अपना सकती है, पुरुष भी अपना सकता है। वह अकेला व्यक्ति ही जो होता है वो उस उद्यमिता का हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, यानी वो सर्वे सर्वा। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब यह है कि उस उद्यमिता का सर्वे सर्वा वो अकेला व्यक्ति ही होता है। वही उपक्रम के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी उठाता है। मतलब उपक्रम का निर्माण भी वही अकेला व्यक्ति करता है और संचालन भी उसका वो अकेला व्यक्ति ही करता है। तथा क्योंकि वो अकेला व्यक्ति निर्माण संचालन कर रहा है, उसका ब्रह्मा विष्णु महेश वही है, इसलिए वो उसकी सफलता की जोखिम भी स्वयं वहन करता है। मतलब अगर सफलता होगी तो भी उसकी और असफलता होगी तो भी उसकी, तो दोनों जोखिम वही वहन करता है। किंतु ऐसी उद्यमिता के परिणाम स्वरूप सामान्यतः छोटे एवं मध्यम प्रकार के उपक्रमों का विकास होता है। तो इस प्रकार की जो एकाकी उद्यमिता अपनाते हैं उस कारण से हम देखते हैं कि छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की उद्यमिता को एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता कहते हैं, जिसको एक व्यक्ति के द्वारा ही निर्माण किया जाता है और जिसका संचालन भी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और जिसके निर्माण और संचालन की सारी जोखिम उसकी होती है, सफलता भी उसकी होती है और असफलता भी उसकी मानी जाती है। नेक्स्ट है समूह उद्यमिता या ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उद्यमिता को अपनाते हैं तो उसे हम समूह उद्यमिता कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी उद्यमिता को अपनाते हैं तो उसे हम ग्रुप उद्यमिता, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप या समूह उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता के परिणामस्वरूप सामान्यतः मध्यम स्तरीय एवं विशालकाय उपक्रम उद्यमों की स्थापना होती है। मतलब जब समूह उद्यमिता होती है तो उसके परिणामस्वरूप सामान्यतः मध्यम स्तरीय एवं विशालकाय उपक्रमों की स्थापना की प्रवृत्ति देखी जाती है। फलतः ऐसी उद्यमिता से पूंजी प्रदान उपक्रमों की स्थापना अधिक होती है। मतलब इस प्रकार के उपक्रमों की स्थापना होती है, पूंजी प्रदान उपक्रमों की स्थापना ज़्यादा होती है समूह उद्यमिता में। अतः ऐसी उद्यमिता में स्वाभाविक रूप से जोखिम भी अधिक हो जाती है, क्योंकि जब पूंजी प्रदान लोग उद्यमिता को अपनाते हैं तो इसमें जोखिम भी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो ये होती है समूह उद्यमिता। ये एकाकी विपरीत है, एकाकी में एक व्यक्ति ही किसी उद्यम की स्थापना करता है और समूह उद्यमिता में हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उद्यम को अपनाते हैं। और ऐसी उद्यमिता के परिणामस्वरूप सामान्यतः मध्यम स्तरीय या विशालकाय उपक्रमों की स्थापना की प्रवृत्ति देखी जाती है और ऐसी उद्यमिता से पूंजी प्रदान उपक्रमों की स्थापना अधिक होती है और इसीलिए इस प्रकार की उद्यमिता में जोखिम भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। और अंतिम है जीवन साथी सह उद्यमिता, कोप्रेन्योरशिप। कोप्रेन्योरशिप का मतलब यह है कि जीवन साथी नाम से स्पष्ट है कि जिस उद्यमिता को जीवन साथी यानी पति पत्नी मिलकर चलाते हैं या साझेदारी के रूप में अपनाते हैं, उसे हम जीवन साथी से उद्यमिता कहते हैं। मतलब जिस उद्यम को जीवन साथी पति पत्नी मिलकर अपनाते हैं
उसको हम सह उद्यमिता, जीवन साथी सह उद्यमिता कहते हैं। आज दुनिया में अनेक जीवन साथी हैं जो आपसी भागीदारी से उद्यमिता को अपना रहे हैं, फलतः सफल भी हो रहे हैं। आधुनिक समाज में ऐसी उद्यमिता के विकास की संभावनाएं और अधिक बढ़ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं जीवन साथी सह उद्यमिता, कोप्रेन्योरशिप। जिस उद्यमिता में जीवन साथी पति पत्नी मिलकर साझेदारी के रूप में उसको चलाते हैं, वो जीवन साथी सह उद्यमिता कहलाती है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्रकार मैंने आपको बताए जो कि उद्यमिता के होते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने 2 प्रकारों की चर्चा की थी, आज अपन ने बाकी रिमेनिंग 6 प्रकारों की चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 और पुराने 2 प्रकार आसानी से समझ में आ गए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक बार मैं पुनः 8 को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि उद्यमिता कितने प्रकार की होती है। तो उद्यमिता विद्यार्थियों कितने प्रकार की होती है, इसको हम 8 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, व्यावसायिक क्रिया के आधार पर। व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमिता 5 प्रकार की होती है। पहला, औद्योगिक उद्यमिता। दूसरा, व्यापारिक उद्यमिता। तीसरा, सेवा उद्यमिता। चौथा, कृषि उद्यमिता या मिश्रित उद्यमिता। और 5वीं, व्यावसायिक उद्यमिता। स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता 4 भागों में बांटी जा सकती है। निजी उद्यमिता, सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता, संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता और सहकारी उद्यमिता। फिर प्रकृति के आधार पर उद्यमिता 2 प्रकार की होती है, एक तो नैतिक उद्यमिता और एक नवीन उद्यमिता। सोच या दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता भी 2 प्रकार की होती है, परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता और आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। आकार के आधार पर भी उद्यमिता 2 प्रकार की होती है, लघु स्तरीय उद्यमिता और बृहद स्तरीय उद्यमिता। भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर भी उद्यमिता 2 प्रकार की होती है, केंद्रीकृत उद्यमिता और विकेंद्रित उद्यमिता। उद्यमिता के स्थान के आधार पर भी उद्यमिता को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो ग्रामीण उद्यमिता और एक शहरी उद्यमिता। और अंत में उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके आधार पर उद्यमिता 3 प्रकार की होती है। पहली, एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता। दूसरी, समूह उद्यमिता। और तीसरी और अंतिम, जीवन साथी सह उद्यमिता। तो ये विद्यार्थियों अपना उद्यमिता का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो गया, लेकिन मेरा प्रयास था कि 2 वीडियो के माध्यम से मैं इस उद्यमिता के प्रकार को आपको समझा दूं, ताकि अगले वीडियो में अपन किसी अन्य विषय पर चर्चा कर सकें। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।